Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the part 2 for your chapter number 11 and I hope आप लोग को जो अपने पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो आप लोग देख कर आए हो बिकॉज उसमें ही जो मैंने स्टार्टिंग की थी मैं उन्हीं टर्म्स का यूज़ करने वाली हूँ. ठीक है, उसमें मैंने मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड का डिफरेंस भी बताया है और साथ ही में SC 700 का भी वहाँ पे बात हुई है. तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आना बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू पार्ट 1. तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब इस चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट. तो जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो है कि ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर करता है. तो उसकी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब हम लोग अभी बात करने वाले हैं. तो जो आपका SC 700 है उसका क्या नाम है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. तो ओपिनियन फॉर्म करना और रिपोर्ट करना, तो उसको हम कैसे करेंगे वही तो हमारा 700 बता रहा है ना. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है कि राइटिंग में होना चाहिए, आप चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हो. सेकंड रिक्वायरमेंट जो SC 700 की है वो ये कहता है कि आप हेडिंग्स यूज़ करो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है. हेडिंग्स यूज़ करने से क्या होगा, जो ऐसे है वो मोर रिकग्नाइजेबल बन जाएगा. अब ऐसे कैसे होगा? सपोज़ कोई हेडिंग है की ऑडिट मैटर्स की, ठीक है ना. तो की ऑडिट मैटर्स 701 की नाम है की ऑडिट मैटर्स. SC 701 के अकॉर्डिंग हमें की ऑडिट मैटर्स दिखाने होते हैं. तो वो क्या होगा, अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में लिखी होगी ना हेडिंग, तो जिसको भी नॉलेज है एसएस की, जिसको पता है कि ये एसएस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और वो आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा, तो उसको क्या लग जाएगा कि ये जो ऑडिटर है इसने सारे के सारे एसएस के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है. आर यू गेटिंग? तो वो ये है कि अगर आप हेडिंग्स यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, जो एसेस है वो मतलब आपकी रिपोर्ट ज़्यादा लगेगी इन अकॉर्डिंग्स विद दी एसेस. ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि SC 700 किन हेडिंग्स की बात कर रहे हैं. तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. नाउ देयर आर 13 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो बारी बारी हम लोग पढ़ते हैं. So your first element is your title. So the auditor's report shall have a title that clearly indicates that it is the report of an independent auditor. अब ये जो टाइटल है इसको मतलब ऐसा होना चाहिए टाइटल जिससे पता लग जाए कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है. तो इन्होंने एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो आपने पहले ही लिख दिया इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो उससे क्या होगा, जो यूज़र होगा उसको पता लग जाएगा कि ऑडिटर क्या रहा है, इंडिपेंडेंट रहा है. तो ये क्या करेगा, डिस्टिंग्विशेस द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स इशूड बाय अदर्स. तो अगर आपकी हेडिंग में इंडिपेंडेंट लिखा होगा तो आपकी रिपोर्ट सबसे डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगी एंड यूज़र को आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बिकॉज इट इज़ हाईलाइटेड दैट यू आर एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में करा ही है. फिर जो इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस है ना उसको आप लोग थ्रेड से भी रिलेट करना. ठीक है, मैंने शायद चैप्टर 1 में ये डिस्कस नहीं किया था. सपोज़ जो ऑडिटर है उसकी स्पाउस या फिर उसकी कोई रिलेटिव आपकी कंपनी में कुछ है और उसको उसका ऑडिट करने आना है. तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें पहले से चेक होंगी. यहाँ पे क्या हो सकता है, फैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है. तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कोई थ्रेट तो नहीं है. ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस हो गया. और ये एक तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी हो सकता है अगर फैमिली का ही कोई है. तो ऐसे करके आप लोग थ्रेड से रिलेट करना और इंडिपेंडेंस को. ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंस वाला और ज़्यादा समझ में आएगा. लाइक अगर आप सोचोगे कि ये थ्रेड है यहाँ पे तो क्या इंडिपेंडेंस होगी. ओके, चलो सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, टाइटल. फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट एलिमेंट है एड्रेसिंग. तो जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो एड्रेस होनी चाहिए एज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द एंगेजमेंट. जैसे भी एंगेजमेंट के सर्कमस्टांसिस होंगे उसके हिसाब से जो एड्रेसी है उसका नाम आएगा. अब एड्रेसी का नाम ऑडिटर रिपोर्ट में कैसे आता है, सपोज यहाँ पर तो आ गया आपका टाइटल, फिर इसके बाद में एड्रेसी के लिए आएगा टू द, और जो भी एड्रेसी का नाम होगा. ठीक है, ओके. तो एक तो हो गया हमारा सर्कमस्टांसिस पे बेस. फिर हो गया हमारा लॉ रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. तो ये बताएगा कि हमें किसको ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस करनी है. ठीक है, तो द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ नॉर्मली एड्रेस टू दोज फॉर हुम द रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड. ये नॉर्मली हम उन्हीं को एड्रेस करते हैं जिनके लिए हमने ये बनाई होती है, जैसे कि शेयर होल्डर्स के लिए, TCWG के लिए. ठीक है ना. लेकिन अदरवाइज़ अगर लॉ में कुछ दे रखा है या जो भी सर्कमस्टांसिस ऑफ एंगेजमेंट है तो हम उसका नाम लिख देंगे. ठीक है, तो इन दोनों एलिमेंट्स में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है. फर्स्ट वाले में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट और सेकंड में एड्रेसी जिसको भी हमें रेफ़र करना है वो. ठीक है, जिसके लिए हमने बनाई है उसका नाम हम उसमें लिखते हैं. फिर इसके बाद में जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसका क्या नाम है, ऑडिटर्स ओपिनियन.
तो हमारे दो एलिमेंट क्या हो गए, टाइटल और एड्रेस। ये सारी हेडिंग्स हैं जो हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यूज़ करनी है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है ऑडिटर्स की रिपोर्ट का, शेल इंक्लूड ऑडिटर्स ओपिनियन, और इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, ओपिनियन। तो आपका इसके बाद में क्या आना चाहिए, इसके बाद में आपका आना चाहिए थर्ड एलिमेंट ओपिनियन हेडिंग के साथ में, ठीक है ना। प्लीज़ डोंट गो टू माई राइटिंग बिकॉज ये मैं फिंगर से लिख रही हूँ एंड इट इज़ वेरी टफ टू राइट विद इट। तो जैसा जैसा भी आगे सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो ओपिनियन है ये क्या क्या चीज़ें कवर करना चाहिए, ओपिनियन हम बाद में देंगे पर पहले हमें ये चीज़ें कवर करनी है ओपिनियन हेडिंग के अंदर। तो द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो का मतलब ओपिनियन तो देंगे, उसके साथ में ये चीज़ें भी हमें लिखनी होंगी। एक तो हमें आइडेंटिफाई द एंटिटी, जिस भी एंटिटी का हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें उस एंटिटी का नाम लिखना है, हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। फिर उसके बाद में हम लोग ये स्टेट करेंगे कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमने ऑडिट किया है। फिर उसके बाद में टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब P&L है, बैलेंस शीट है क्या है। फिर इसके बाद में नोट्स, फिर उसके बाद में जो भी P&L बैलेंस शीट का टाइम पीरियड होता है, डेट और टाइम पीरियड हम वो लिखेंगे। तो क्या क्या जिस एंटिटी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुए हैं। फिर टाइटल जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, रेफर टू द नोट्स एंड स्पेसिफाई द डेट और द टाइम पीरियड। आई गेस आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल, एड्रेस एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। फिर उसके बाद में हम अब देखते हैं कि हमारी जो ओपिनियन है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो द ऑडिटर्स shall express an unmodified opinion when expressing an unmodified opinion on financial statements। modified unmodified मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया ही है। तो unmodified का मतलब होता है क्लीन ओपिनियन, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड नहीं, अनक्वालिफाइड है। तो when expressing an unmodified opinion on financial statements, the auditor's opinion shall, unless otherwise required by law or regulation, use one of the following phrases which are regarded as being equivalent। अगर उसकी जो रिपोर्ट है वो ना तो क्वालिफाइड है, ना उसको डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, ना एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ रही है, तो क्या हो जाएगी, वो अनमोडिफाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो जब तक कि लॉ में या उसमें नहीं लिखा हुआ है कुछ और, अगर लॉ में जो लिखा है तो हम वो लिखेंगे। जब भी कुछ लॉ इम्प्लीकेशन लगाता है तो हमको लॉ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर कुछ भी नहीं कहा है लॉ या रेगुलेशन में, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमें दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें से कोई एक स्टेटमेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यूज़ करेंगे, ओपिनियन हेडिंग करेंगे। फिर वो जो 5 चीज़ें थी वो उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद में हम ये ओपिनियन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन आवर ओपिनियन द accompanying financial statements are present fairly in all material respects, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो accompanying फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं। बिकॉज अनमोडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन हम कब देते हैं, लाइक अगर हमारी स्कोप पे कुछ लिमिटेशन लगे हैं, हमें लग रहा है कोई मटीरियल में से स्टेटमेंट है या ट्रू और फेयर नहीं दे रहे हैं, तो जब भी कुछ ऐसा नहीं होगा, मतलब जब भी कुछ इसका ऑपोजिट होगा कि ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं, इसका ऑपोजिट क्या होगा, दे रहे हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे एंड ये हमें फिर लिखना होगा, प्रेजेंटली फेयर इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स और गिव अ ट्रू और फेयर। तो ये हमारे जो है ये मेन वर्ड्स होने चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। द फ्रेजेस present fairly in all material respects and give a true and fair view are regarded as being equivalent। इन दोनों को एक सी पोजीशन मिलती है कि present fairly in all material respects लिख दो या फिर give a true और fair view लिख दो। इन दोनों में से आप कोई भी एक फ्रेज का यूज़ कर सकते हो अपने ओपिनियन में if it is an unmodified opinion। So when the auditor expresses an unmodified opinion, it is not appropriate to use phrases such as with the foregoing explanation or subject to। जब भी हम unmodified opinion देंगे हम ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इससे क्या होगा, कंडीशन लग जाए, जहाँ पे भी कंडीशन लग जाती है ना वो डाउट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारी जो फ्रेजेज हैं ये वहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी वीक हो सकती है जो हमारी अनमोडिफाइड ओपिनियन है, इसलिए हम इन दोनों को यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं हम लोग बेसिस फॉर ओपिनियन पे। तो जो ओपिनियन आपने दिया उस पर क्या बेस है, अभी तक हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए, टाइटल, एड्रेस और ऑडिटर्स की ओपिनियन। तो जो बेसिस है वो क्या होना चाहिए, बेसिस हम किस बेस पे, किस वजूद पे हम दे रहे हैं कि हमारे जो मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसका हमने ऑडिट किया है अनमोडिफाइड है, तो आपके पास में कुछ तो बेस होना चाहिए ना, तो उसी बेसिस की ये लोग बात कर रहे हैं। सो स्टेट्स दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड, कि आपका जो ऑडिट है वो एसिस के अकॉर्डेंस में हुआ है।
फिर रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसने इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में कंप्लाई किया है। एंड इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो इंडिपेंडेंट था और साथ ही में उसने जो उसके एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फॉलो किया है। AC 220 याद होगा शायद आपको। And has fulfilled the auditor's other ethical responsibilities in accordance with these requirements, and state whether the auditor believes that the audit evidence the auditor is obtained is sufficient and appropriate, जिससे कि उसको एक कॉन्फिडेंस आया है कि ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं। तो बेसिस में हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ऐसे इसके साथ में कंप्लाई कर रहे हैं, ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफ़िल किया है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया है और उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऐसा मिला है जिससे कि उसको बेसिस मिला है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। आई गेस इन 4 पॉइंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट इज़ योर टाइटल, सेकंड इज़ योर एडवोकेसी, थर्ड इज़ योर ऑडिटर्स ओपिनियन, फोर्थ इज़ योर बेसिस फॉर ओपिनियन। मैं साथ के साथ याद भी कराती जा रही हूँ, तो आई गेस आपको ये 4 पॉइंट लाइन से याद हो गए होंगे, हेडिंग्स जो हैं लाइन से याद हो गए होंगे। टाइटल, एडवोकेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। टाइटल, एडवोकेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। Then your fifth is your going concern, where applicable the auditor shall report in accordance with SC 570। तो going concern का ऐसे ही 570 है तो हम ऐसे 570 के अकॉर्डिंग देंगे। तो ये इतना ही आपका है, इसमें जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं सब ऐसे 570 के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो आपके 5 एलिमेंट्स हो गए, टाइटल, एडवोकेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। फिर उसके बाद में हमारा 6th वाला जो एलिमेंट है जिसकी मैं बात करी थी वो है की ऑडिट मैटर्स। तो फॉर ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस financial statements of listed entity, the auditor shall communicate key audit matters in the auditor's report in accordance with SC 701। SC 701 के according वो key audit matters को लिखता है। When the auditor is otherwise required by law or regulation or decides to communicate key audit matters in the auditor's report, the auditor shall do so in accordance with, मतलब अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन तो उसमें लॉ को ही देंगे, एंड अदरवाइज अगर वो कर रहा है कि ऑडिट मैटर्स तो वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, SC 701 के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग की ऑडिट मैटर्स अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देगा। लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायर कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स फॉर ऑडिट्स ऑफ एंटिटीज़ अदर देन लिस्टेड एंटिटीज़। लिस्टेड एंटिटीज़ के अलावा वो लॉ एंड रेगुलेशन दे सकती है, लेकिन अदर देन अनलिस्टेड एंटिटीज़ के लिए लॉ एंड रेगुलेशन दे सकती है। लेकिन अगर लिस्टेड एंटिटी है तो आपको की ऑडिट मैटर्स देने ही देने हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग्स में देने हैं आपको, SC 701 के अकॉर्डिंग्स में। SC 701 आपके इस चैप्टर में है तो उसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो entities characterized in such law or regulation as public interest entities. The auditor may also decide to communicate key audit matters for other entities, including those that may be of significant public interest. Auditor क्या कर सकता है, अगर उसको लॉ ने भी नहीं बोला है तब भी वो क्या कर सकता है, उसका की ऑडिट मैटर दे सकता है, जैसे कि उसको लग रहा है कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर एंड वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड कंसिडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब अगर ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट उस कंपनी में ज़्यादा है तो उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे की ऑडिट मैटर, अगर वो एक ऑडिट हुई रिपोर्ट देखेंगे और उसमें की ऑडिट मैटर्स देखेंगे तो उससे क्या होगा, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है, तो ऑडिटर चाहे तो अगर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है तो वो बिना लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी, मतलब अगर लॉ ने कुछ ऐसा नहीं लगाया हुआ है ऑब्लिगेशन, उसके बाद भी वो की ऑडिट मैटर्स दे सकता है। एंड अगर लॉ ने लगाया है तब तो देना ही देना है, और अगर लिस्टेड एंटिटी है तब भी देना ही देना है। अनलिस्टेड के लिए या तो लॉ कंपलसरी कर देगा, और लॉ कंपलसरी नहीं कर रहा है तो इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिटर। ठीक है। द ऑडिटर में ऑल्सो डिसाइड टू कम्युनिकेट, ये तो मैंने पढ़ लिया। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एंटिटीज़ में इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपका बैंक है, इंश्योरेंस है, पेंशन फंड है, या ये सब है। ठीक है। एंड अदर एंटिटीज़ सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो इससे क्या होगा, लाइक आप बैंक का ही एग्जांपल देखो, आप किस बैंक पे जाना ज़्यादा पसंद करोगे, जहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा आपको अच्छी एश्योरेंस मिल रही हो, ज़्यादा अच्छा लेवल मिल रहा है एश्योरेंस का, तो उसका मतलब अगर उसमें आप की ऑडिट मैटर्स देख लोगे तो उससे क्या होगा, उसको आपको उस पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद में अभी तक के हमारे 6 एलिमेंट्स हो गए। क्या क्या हो गए हमारे, टाइटल, एडवोकेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न एंड
योर की ऑडिट मैटर्स। फिर इसके बाद में आपका जो 7th वाला पॉइंट है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ऑडिटर रिपोर्ट शेल इंक्लूड अ सेक्शन विद अ हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट।